साक्षरता अभियान। क्या कोरोना और वैक्सीन। नमस्कार मुजफ्फरपुर। आज के इस वेबिनार में मैं पल्लवी मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। आज इस वेबिनार को IFCN यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने ग्रांट प्रोग्राम के अंदर आपके सामने लाया जा रहा है। IFCN से सर्टिफाइड है विश्वास न्यूज 12 भाषाओं में फैक्ट चेकिंग करता है। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी कई बार आप लोगों के बीच आ चुके हैं। पहले हम लोकसभा चुनाव और कोविड पेंडेमिक को लेकर आपके सामने आए थे, पर मौजूदा समय में देशवासियों को कोरोना से डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। इसलिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं वैक्सीनेशन से जुड़ी भ्रामक खबरों का पर्दाफाश करने के लिए। देश के करीब 12 राज्यों में 60 से अधिक ऐसे मामलों की पुष्टि की जा चुकी है और माना यह जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है ये पुराने वायरस के मुकाबले दोगुना तेजी से फैल सकता है। और इस पर वैक्सीन कितनी कारगर है इसको लेकर के डेल्टा प्लस की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के अभी तक कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। और अब यह म्यूटेंट वेरिएंट जो है, ये म्यूटेंट जो है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है। ऐसे में मेरा पहला सवाल डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी से है कि क्या इस देश में डेल्टा प्लस जो है एक संभावित तीसरी लहर हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये डेल्टा प्लस या कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उस तीसरी लहर की वजह बनेगा? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले जो मरीज हैं उनके जो लक्षण हैं क्या वो वैसे ही हैं जैसे पुराने वायरस से संक्रमण होने के दौरान मरीजों में दिखाई दे रहे थे? डॉक्टर सैनी। नहीं, शायद म्यूट था। अब आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। कैरी ऑन सर प्लीज। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वायरस म्यूटेट करता रहता है। आरएनए वायरस जो ये कोरोना वायरस है, ये आरएनए वायरस है। ये और वायरस उसके मुकाबले ज्यादा म्यूटेट करते हैं। अभी हमने देखा कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वायरस आए और भारतवर्ष में डेल्टा वायरस अब सबसे ज्यादा हो गया और ये माना गया, WHO ने माना है कि 100 कंट्रीज से ज्यादा ये डेल्टा वायरस अब सब जगह पे प्रीडोमिनेंट हो गया है। और हमारे यहाँ पे डेल्टा प्लस वायरस भी आया है। किसकी लहर बनेगी ये डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस उस समय तेजी से ट्रांसमिट होता है और हम कितने वैक्सीनेटेड हैं। यस, आपने कहा डेल्टा प्लस हो सकता है। यस, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम कितने सजग हैं और कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं। आपने उदाहरण दिया अमेरिका का, आपने उदाहरण दिया दूसरी कंट्रीज का, जहां पर कि वैक्सीनेशन ज्यादा हो चुका है वहां पर केसेस कम है। जहां पर वैक्सीनेशन कम हुआ है वहां पर केसेस ज्यादा हो रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इंग्लैंड वगैरह में भी डेल्टा वायरस के डेल्टा प्लस तो अभी कम है, लेकिन डेल्टा वायरस के केसेस काफी वहां पर पाए गए। क्यों पाए गए? क्योंकि वहां पर भी अभी जो है डबल वैक्सीनेशन, हम प्रोटेक्शन बोलते हैं उन्हीं लोगों को जहां पर डबल प्रोटेक्शन होता है। यदि डबल प्रोटेक्शन नहीं होता, डबल प्रोटेक्शन मतलब जहां पर डबल वैक्सीनेशन लग चुका है। आपने एक आंकड़ा दिया कि अभी तक हमारे भारतवर्ष में 22% अराउंड 30% के लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन वो सिर्फ सिंगल डोज लगी है। यदि आपने दूसरा आंकड़ा दिया था कि डबल वैक्सीनेशन यानी कि 2 डोजेज सिर्फ 5% के आसपास के लोगों को ही लगा है। यदि हम 5% लोगों को माने तो वही सिर्फ वैक्सीनेटेड है। बाकी सारे लोग जिनको 1 डोज मिली है वो अभी अपने आप को वैक्सीनेटेड नहीं माने। उनको ज्यादा खतरा हो सकता है। ये बात और है कि जिनको बिल्कुल वैक्सीनेट नहीं हुए उनसे कम है, लेकिन वो भी बचाव में नहीं है। और ये भी देखा गया कि जो डेल्टा वायरस है उसका जो प्रोटेक्शन है वो तभी संभव है जब दोनों वैक्सीनेशन लगे हों। एक वैक्सीनेशन है तो डेल्टा वायरस उतना प्रोटेक्टिव नहीं है जितने अल्फा, बीटा, गामा थे। तो ये बहुत जरूरी है
कि हमारे देश में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो और लोग भी वैक्सीनेशन करवाने आए, तभी हम कह सकते हैं कि कोई और वेव नहीं आएगी। डेल्टा प्लस की वेव आएगी या किसी और की वेव आएगी, वो कोई भी हो सकती है कि जब हम वैक्सीनेट नहीं होंगे। और जब तक हम वैक्सीनेट नहीं है, चाहे हम सिंगल डोज भी हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है, अपने हाथों की सफाई रखनी है और ताजी हवा आती रहनी चाहिए आपके कमरों में। क्योंकि खास तौर पर जब हम गर्मी होती है, एसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी में सारे के सारे कमरे बंद हो जाते हैं, वही हवा बार-बार घूमती है। वो हवा जो बार-बार घूमती है, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस होगा, वो बाकियों को कोरोना कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ताजी हवा में रहना, खास तौर पे जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर आपकी एसी इन्वायरमेंट है, आपकी कैंटीन में जाते हैं, तब हम खाना इकट्ठा खाते हैं, तो मैं कहूंगा कि खाना भी एटलीस्ट इस समय खाना इकट्ठा मत खाइए, दूरी में खाइए। और आपका ऑफिस टाइम में जो लंच टाइम हो, टी टाइम हो, वो भी डिफरेंट टाइम्स पे होना चाहिए, कुछ कुछ लोगों के साथ साथ। ऐसा नहीं कि सभी का एक साथ लंच टाइम हो या सभी का एक साथ टी टाइम हो, इसको बांट दीजिए, तभी हम संभव कर पाएंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। और एसीज हो तो आप एग्जॉस्ट फैन रखिए खुला, एग्जॉस्ट फैन रहना चाहिए, यहाँ आपके दरवाजे खुले रहने चाहिए। और जो तीसरा, जब वैक्सीनेशन मिल रहा हो, ये मेरे पास बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं या स्पुतनिक लगवाएं। ये तीनों के तीनों वैक्सीन अभी तक जितने भी वेरिएंट हैं उनमें कारगर हैं, यानी कि उनमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम ध्यान रखें कि समय रहते हुए अपना दूसरा वैक्सीनेशन भी लगवाएं। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी सबसे, जो भी 18 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं, वो सब के सब वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि तब भी रह जाएंगे 2 से 18 वर्ष के लोग, क्योंकि उनको फिर भी हो सकता है और उनके द्वारा वो दूसरों को हो सकता है। तो हमें जब तक कि सारी की सारी पॉपुलेशन, यानी कि 70% जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, तब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक हमें एहतियात बरतने ही होंगे। आपने देखा होगा कि यूएसए में अभी अभी आया है कि उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि वहां पर 60% के आसपास लोगों को डबल वैक्सीनेशन लग चुका है। हमारी भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, नो डाउट हमारे जो वैक्सीनेशन यदि टोटल मिलाएं तो हमने अमेरिका से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दी है, लेकिन जब हम डबल वैक्सीनेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, सिर्फ 5% ही है और वहां के 51% हो चुके हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, हाथों की सफाई रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और समय रहते हुए वैक्सीनेशन लगाए। यही शुक्रिया डॉक्टर। तीसरी, चौथी, पांचवी लहर को बचा सकती है। कि जैसा कि हम अभी जिस स्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में अभी हम एक कंट्री के तौर पे हैं, वहां पे एक तीसरी लहर की बार बार बात हो रही है और वायरस के लगातार हो रहे म्यूटेशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और ये बार बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक वैसी आबादी जो वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी 18 प्लस से नीचे के जो लोग हैं, जैसे बच्चे हैं और किशोर हैं, वो इस तीसरी लहर के संभावित, उनके लिहाज से एक वल्नरेबल टारगेट हो सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई तीसरी लहर का सामना हम करते हैं, तो वैसे में ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारा, उसको हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, और आपकी तरफ से वैसे लोगों के लिए क्या राय और सलाह होगी डॉक्टर साहब? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इसको इस सेमिनार में शामिल करने के लिए। और ये पूरे हिंदुस्तान में ये सवाल आ रहा है और ये बड़ी बड़ी शंका है कि तीसरी लहर क्या बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। ये हर तरफ एक प्रश्न है, क्योंकि पहली लहर में 60 के ऊपर या एल्डरली लोग अफेक्टेड हुए, दूसरी लहर में यंग पॉपुलेशन अफेक्टेड हुए, तो क्या तीसरी वेव में बच्चे अफेक्टेड होंगे? तो इसका जवाब ये है, ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगा कि जो बच्चों में संक्रमण उतना ही होता है जितने बड़ों में होता है, लेकिन बच्चों में बीमारी जो है वो माइल्ड होती है। बच्चे सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, इन्फेक्टेड एंड सुपर स्प्रेडर, एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक दोनों हो सकते हैं।
लेकिन मोस्टली जो बच्चे जो इन्फेक्टेड होते हैं वो माइल्ड सिम्टम से सफर करते हैं और उनमें मॉर्टेलिटी बहुत लो है। इसलिए सबसे पहले तो ये जितने भी पेरेंट्स ये बात को सुन लें कि बच्चों में संक्रमण संभावना है, लेकिन बच्चों में बीमारी की संभावना जो है वो सीरियस की संभावना बहुत कम है। बहुत कम बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन कराने की जरूरत पड़ी एक्यूट स्टेज में। और लेकिन बच्चे अगर सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक भी हैं तो दे आर सुपर स्प्रेडर, दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन टू द अदर पीपल। इसलिए ये डिपेंड करता है कि हमारा कि हम कैसे बच्चों को बचाएं। तो बच्चों को बचाने का सिर्फ दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि जितने भी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, क्योंकि अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट करा लेते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन विल बी वेरी मच मिनिमाइज्ड, काफी संभावना कम जाएगी। दूसरा है कि वी हैव टू ऑलवेज टू मेंटेन द कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये दो चीज को तो हमेशा ही यानी कि रखना है ताकि बच्चे संक्रमित नहीं हो। अगर हमारे घर में परिवार में सब लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं और हम अगर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे में जो ये जो कहते हैं ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो डरावना जो सीन क्रिएट किया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ है। उसमें हमको उससे डरना नहीं है। जरूरी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हर पेरेंट्स अगर जो अपने बच्चे से बिल्कुल प्यार करता है, उसकी रक्षा करना चाहता है, तो एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली अबव द एज ऑफ 18 इयर्स दे मस्ट गेट वैक्सीनेटेड विदाउट डिले। और दूसरा है कि वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जो डॉक्टर सैनी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अभी भी हिंदुस्तान में हम लोग ये जानते हैं कि वैक्सीन जो है हमारे की सेफ्टी है, एफिकेसी है, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी भी हम जब गांव में जाते हैं तो गांव वाले सुई के नाम पर डर के भाग जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ कॉम्प्लेसेंसी एज पर एज कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के मामले में बहुत ही पुअर है। पीपुल आर, जैसे सेकेंड वेव गया है तो लोगों ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है, जबकि सही बात यह है हालात अभी भी 40,000 से 50,000 इन्फेक्शन डेली के रिपोर्टेड है और 1,000 से नीचे करीब 700-800 लोग रोज मर रहे हैं। और उस पर जो म्यूटेंट वेरिएंट का जो खतरा है वो बिल्कुल खतरा है। डेल्टा प्लस ऑलरेडी मतलब कि महाराष्ट्र में 41-42 केसेस आइसोलेट हो गए हैं। डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी आप अपने वीडियो को, अपने मोबाइल को थोड़ा सा पीछे कर ले या आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएं, आपका पूरा चेहरा हमें नजर नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही पोजीशन सर, प्लीज कैरी ऑन। डेल्टा प्लस के बारे में अभी जो हमारी जो सर्विलियंस कमेटी है, जिसको कहते हैं कंसोर्टिया, जो जीनोटिक कंसोर्टिया है, वो मतलब कि अभी स्टडी कर रही है। स्टडी जहां तक हम है कि वो 1 हफ्ता के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी कि डेल्टा प्लस की ट्रांसमिसिबिलिटी, डेल्टा प्लस की विरुलेंस और डेल्टा प्लस वेदर इट इज गोइंग टू एस्केप द वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी, इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। कुछ जानकारी ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो ऑलरेडी मतलब कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जिसका आरओ फैक्टर जो है वो अल्फा से डबल है। जैसे डेल्टा वेरिएंट है वो मतलब कि उसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो संक्रमण होते हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है। जैसे डेल्टा वेरिएंट है उसमें मतलब कि जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट में वो काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से डेल्टा प्लस जो है। आपका ऑडियो एक बार फिर से म्यूट हो गया है डॉक्टर साहब। It is going to be more transmissible, more pain, and whether they are going to escape the immunity or not, it is a question of speculation. But one thing is certain कि जितने वैक्सीन्स हैं उस सारे वैक्सीन्स इसके अगेंस्ट में इफेक्टिव हैं। ऑफ कोर्स इफिकेसी अगेंस्ट द डेल्टा वायरस थोड़ी कम है, जैसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का जो इफिकेसी है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में कम है। लेकिन निश्चित रूप से अगर कहीं माना कि सब कुछ क्या कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की बात करें तो अगर उनका 70-80% अगर 2 डोज देने के बाद इफिकेसी है बाकी वेरिएंट में तो डेल्टा वेरिएंट में इसकी इफिकेसी कम है। दैट डजंट मीन कि इफिकेसी नहीं है। और इसलिए हर हाल में हमारे देशवासी को अगर तीसरी वेव से अपने आप को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो हम
सब जैसा कि 70% लोग अपने आप को सुरक्षित तभी करेंगे जब 2 डोज वैक्सीन की दिलवा लें। अभी 50 से 60 लाख वैक्सीन की डोजेस दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि 1 करोड़ के आसपास पर डे हो जाना चाहिए और ज्यादा उम्मीद है कि हम अगर अगले 3 महीना तक अगर एक कहते हैं ना कि जो अपना जो कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमको वैक्सीन दिलाना है, तो निश्चित रूप से इस महामारी पर हम दो ही तरीके से काबू पा सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वो है अपने आप को वैक्सीनेट करना और वो है अपने आप का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना। शुक्रिया डॉक्टर शाह। जैसा कि वेबिनार में शामिल सभी लोगों को अभी तक एक आइडिया मिल गया होगा कि इस बीमारी से, इस महामारी से बचाव का जो इकलौता और विश्वसनीय तरीका है वो वैक्सीन है। तो आपके मन में वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर के, उसकी सक्षमता को लेकर के मन में किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन, और ये हमारा पूरा वेबिनार ही इसी बात पे केंद्रित है। से यस फॉर वैक्सीन जो हमारा थीम है वो यही है कि वैक्सीन को लेकर के जो भी आपके मन में टैबू या भ्रम है, हम उसको अपने हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक का जो हमारा वेबिनार रहा है उसमें हमारे दोनों एक्सपर्ट ने यही बताया कि जो भी उपलब्ध वैक्सीन, भारत में 3 अभी वैक्सीन उपलब्ध हैं, वो सभी अभी तक के जितने भी वेरिएंट हैं उसके खिलाफ बेहद इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसलिए आपके मन में उसे लगवाने को लेकर के किसी भी तरह का टैबू नहीं होना चाहिए। जैसा कि स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ये 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो अभी भारतीय बाजार में उपलब्ध है और भारतीय लोगों को दिया जा रहा है। वेबिनार में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा। डॉक्टर सुनील कुमार झा मुजफ्फरपुर के डिप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं। डॉक्टर झा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमें दिख पा रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, फिर से ये सवाल लेकर के मैं आप ही के पास आता हूँ कि वैक्सीन को लेकर के जो एक टैबू है लोगों के मन में, एक जिसका जिक्र आपने किया, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल है कि वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में एक अजीब किस्म की हेसिटेंसी है। और ये जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन और जो अध्ययन है वो ये बताता है कि हमें 2 तरीके के, 2 मोटा मोटी ब्रॉड ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन की हेजिटेंसी को लेकर के। पहला ग्रुप जो है वो उन लोगों का है जो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे या इलिटरेट हैं, जिन्हें आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है, जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है, उनके मन में जैसे तमाम तरह का अफवाह है। और दूसरा, जो अपेक्षाकृत पढ़े लिखे लोग हैं या लिटरेट लोग हैं, उनके मन में इस वैक्सीन को लेकर के ये सवाल है, वो बार बार बातचीत में पूछते हैं कि आमतौर पे जैसे वो पोलियो की वैक्सीन या चेचक के टीके का जिक्र करते हैं कि आपको पता होगा कि ये वैक्सीन बनाने में कितना लंबा समय लगा, फिर आपने इस वैक्सीन को इतनी जल्दी कैसे बना लिया, तो क्या हम ये मान ले कि ये वैक्सीन वाकई में उतना इफेक्टिव है? क्योंकि हमें जो हमारा अनुभव है वो तो यही बताता है कि किसी भी वैक्सीन को लगाने की और बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। डॉक्टर शाह, देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो वैक्सीन जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो SARS-1 से ही शुरू हो गई। SARS-1 जो है 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन ये लोकलाइज आउटब्रेक बन के रह गया। उसके बाद से साइंटिस्ट लोगों ने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। तो अभी जो हम लोग डील कर रहे हैं वो SARS-2 है। SARS-2 जो कोविड-19 की बात कर रहे हैं। तो पहले से ये साइंटिस्ट लोग का टास्क पहले से बनाया था कि उन्होंने इस पर काफी रिसर्च कर चुके थे वो लोग। लेकिन जब ये महामारी शुरू हुई, इनका टास्क और भी आसान हो गया कि उन्होंने उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया, बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया, क्योंकि सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत जबरदस्त थी। और लोग ये मान रहे थे कि महामारी जब मार्च में जब WHO ने घोषित कर दिया कि महामारी तेजी से फैल सकती थी और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते थे, तो सभी देशों ने ये मान लिया कि इसको जितना ज्यादा हो सके इसको रैपिडली ट्रैक पर लाना है। ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ 11 महीने में बना लिया। ये पहले से मतलब कि 2002 के बाद से ही मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने सार्स के, आपकी जानकारी के लिए, कोविड 7 किस्म के वायरस होते हैं। तो जो SARS-1 है वो जो कोविड वायरस है, वो SARS-1 जो किया था उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया था साइंटिस्ट ने, उन्होंने काम शुरू कर दिया था। बस जैसे ही कोविड-2 आया, नोवेल कोविड वायरस आया, इन्होंने उस प्रक्रिया को बड़ी तेजी से आगे किया, जिसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना, इन लोगों ने बहुत तेजी से आगे किया। और गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने, मतलब कि इसको अर्जेंसी देखते हुए कि भाई बहुत खतरा है, और हिंदुस्तान में भी
अर्जेंसी देखते हुए कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल को मैं जब देखा फेज 1 ट्रायल फेज 2 ट्रायल काफी इफेक्टिव है, तो फेज 3 ट्रायल को वेव करते हुए परिस्थिति को देखते हुए इसको मतलब कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में आज उसको पारित कर दिया। और आज देखिए कि फेज 3 ट्रायल भी उसके सामने उसके नतीजे सामने आ गए हैं कोवैक्सीन के भी, और कोवैक्सीन भी मतलब कि बहुत कारगर है वैक्सीन। इसलिए ये जो गलतफहमी है कि 11 महीना में वैक्सीन आ गया, ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि इसका काम पहले से चल रहा था और इसीलिए इस काम को करने में समय कम लगा। और बहुत सारे रेगुलेटरी जो थिंग्स जो थी उसको मतलब वेव किया गया, लाइक ब्रिज स्टडीज। तो इसलिए कि लोगों को की जिंदगी को बचाना था, संक्रमण को बचाना था, महामारी को बचाना था, इसलिए DCGI ने भी अप्रूवल दिया। और मैं समझता हूं कि ये मन में भ्रम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि अभी CDC ने एक तो स्टैटिस्टिक्स किया है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा ने एक स्टैटिस्टिक्स किया है कि 99.2% लोग वही लोग मरे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 99.2% लोग वही लोग मरे हैं जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया, यानी जिनको टीकाकरण नहीं दिया गया उसमें से 99.2% लोग थे जो कि जिनकी डेथ हुई, यानी ओनली 0.8% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन दी गई। तो कितना बड़ा बचाव है। 99.2% people who were not vaccinated, they succumbed to the infections. So this is a huge margin of safety and efficacy. So there is no controversy regarding the safety and efficacy of any of the vaccine available in the international market. पिछले अभी तक की बातचीत से जो जैसा डॉक्टर सैनी और डॉक्टर शाह ने बताया कि अभी तक भारत में 3 वैक्सीन जिसका जिक्र हमने प्रेजेंटेशन के पिछले हिस्से में किया था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, 3 वैक्सीन हमारे बीच में मौजूद हैं। और ये तीनों के तीनों वैक्सीन अभी तक के वायरस के जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन सभी के खिलाफ प्रभावी रूप से काम करता है। और जैसा कि डॉक्टर शाह ने बताया, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे वायरस अपना स्वरूप बदलता है उसकी जो संक्रामकता है, लोगों को इन्फेक्ट करने की दर में इजाफा होता है, लेकिन उससे जो होने वाली फैटेलिटी होती है वो फैटेलिटी उत्तरोत्तर कम होती चली। ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें क्या है कि व्हाट इज जो अभी जैसे डेल्टा प्लस जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसके बारे में स्टडी हो रहा है कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वेदर ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो कि वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी या नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी होगी उसके इम्यूनिटी के अगेंस्ट में कितना असरदार होगा, मतलब वेदर दे आर गोइंग टू बी किल्ड बाय द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स और बाय नेचुरल इन्फेक्शंस। सो इट इज स्टिल ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। द जेनेटिक जो कंसोर्टिया है ये स्टडी कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से एक बात तो है कि जितने म्यूटेशंस जो है बड़ी रैपिडली हो रहा है। दैट डजंट मीन कि सारे जो म्यूटेंट जो हो रहे हैं वो खतरनाक हो रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेंट वायरस जिसका सीक्वेंस ऑफ मतलब अमाइनो एसिड्स का इधर से उधर हो जाना, उसका जेनेटिक मेकअप जो है बदल जाना, उसमें कुछ मतलब कि ज्यादा, जैसे कि हिंदुस्तान में जो डेल्टा ये जो वेरिएंट शुरू हुआ महाराष्ट्र से, वो ज्यादा मतलब कि इन्फेक्टिव था, जिसको किसी को कोई उम्मीद नहीं थी इतना खतरनाक रूप ले सकता है। डॉक्टर साहब कृपया आप थोड़ा सा पीछे हट के बात करें, आपका चेहरा पूरी तरह से जी बिल्कुल आइए। अच्छा, परफेक्ट। ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना खतरनाक रूप डेल्टा वेरिएंट ले सकता है। और सेकेंड वेव में जो मतलब कि जितनी ज्यादा मतलब अफरा तफरी मची और जो मतलब कि वो सब जानते हैं इस बात को। अब क्या है कि आपके सवाल का जवाब है इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूर है कि अगर हम 70% लोग वैक्सीनेट करा लें और हार्ड इम्यूनिटी हो जाए, ये जरूर है कि हम अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना गार्ड को डाउन नहीं करें, हम मास्क यूज करें, रेगुलर मास्क यूज करें, भीड़ भाड़ से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, तो निश्चित रूप से संक्रमण का जो होता है, कहते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये इट विल बी ब्रोकन। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल हमारे वेबिनार में शामिल संजय सिंह जी ने पूछा है कि अगर किसी ने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है तो क्या वो दूसरा डोज कोविशील्ड वैक्सीन का ले सकता है? देखिए ये अभी ट्रायल चल रहा है, इसको कहते हैं मिक्स एंड मैच।
मिक्स एंड मैच अभी ट्रायल है लेकिन अप्रूव नहीं है। अभी अमेरिका में या यूके में खास करके ट्रायल चल रहा है जिसमें एस्ट्राजेनेसिया फर्स्ट डोज दिया जा रहा है और उसके बाद दिया जा रहा है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। तो उन्होंने नतीजे अच्छे पाए हैं और कि भाई इनकी इफिकेसी भी ज्यादा है। इसके पीछे कई तर्क था कि इसलिए सेकेंड डोज आप मिक्स एंड मैच करने का, इसके पीछे तर्क था कि कभी कभी शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन हो जाती है, इसके पीछे तर्क था कि इसकी इफिकेसी ज्यादा हो, इसके पीछे तर्क है कि हम म्यूटेंट वेरिएंट से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मिक्स एंड मैच का ट्रायल अभी चल रहा है लेकिन अभी ये प्रूव नहीं है सारे। और अभी आज की तारीख में जो भारत में यही रिकमेंडेशन है कि जो वैक्सीन आप दिला चुके हैं वही वैक्सीन आपको दोबारा दिलाना है। अभी मिक्स एंड मैच ट्रायल हमारे हिंदुस्तान में नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो उम्मीद करते हैं संजय सिंह आपको जवाब मिल गया होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं डॉक्टर साहब की बातों को समराइज करके आप तक पहुंचाऊं तो उसका मतलब ये है कि जब आप वैक्सीन लेने जाते हैं और आप पहली डोज जिस वैक्सीन का लेते हैं आप उसको लिख के रख लें और दूसरी डोज आपको उसी वैक्सीन की लेनी है, ना कि किसी दूसरे वैक्सीन की। हम आगे बढ़ते हैं। क्या वैक्सीन नए वेरिएंट पर असरदार है? इसका जवाब ऑलरेडी डॉक्टर शाह ने दे दिया कि अभी जो भी वैक्सीन मौजूद है वो सभी वेरिएंट्स पे इफेक्टिव है। आशीष कृपया अगली स्लाइड पे जाएं। वैक्सीन लेने के दौरान पहले और बाद में क्या करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी अपने व्यवहारिक जीवन में दिनों दिन फेस कर रहे हैं कि जब हम वैक्सीन लेने जाएं तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, लेने के पहले, लेने के दौरान और लेने के बाद। बेहद छोटी और ऑब्वियस सी जानकारी है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए और जब आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो इससे आपकी मदद होती है। वैक्सीनेशन से पहले आपको करना क्या है? तो सुनिश्चित कीजिए कि आप वैक्सीन से जुड़ी जो भी जानकारियां वो भरोसेमंद स्रोत, स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO या यूनिसेफ से ले रहे हैं। उसका जो सोर्स है ये होना चाहिए। अगर आपकी पहुंच इन स्रोतों से दी जाने वाली जानकारी तक नहीं है तो आप अपने शहर के किसी हेल्थ एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर, जाहिर तौर पे हम अपने जीवन में किसी न किसी एक डॉक्टर से परिचित होते हैं, तो आप उनसे बात करके वैक्सीन को लेकर के आपके मन में अगर कोई भ्रम या शंका है वैक्सीन लेने के पहले, जो हिचकिचाहट है, तो आप उसे दूर कर सकते हैं। आपके पास एक मास्क और हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट के बारे में मिला नोटिफिकेशन और आपकी आईडी, जैसा कि आपको पता है कि कोविन ऐप पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि अब ये भी आवश्यकता नहीं रह गई है। अब आपको अगर वैक्सीन लेने जाना है तो इसके लिए कोविन ऐप पे या आरोग्य सेतु ऐप पे आपको अपने आप को रजिस्टर करने, या उमंग ऐप पे आपको अपने आप को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे, जो आपका नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पे आप जाकर के वैक्सीन ले सकते हैं। ढीली या आधी बाह के कपड़े पहनिए ताकि वैक्सीनेशन के दौरान जो है आपको और हेल्थ वर्कर्स दोनों को आपको टीका लगाने में सहूलियत हो। एक बात जो सबसे अहम है, जिसके बारे में हम आगे सवाल भी लेंगे, कि अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, कोमॉर्बिडिटी, जिसे आप बार बार सुनते होंगे मेडिकल टर्म में, यानी आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, कोई प्रॉपर मेडिकेशन आपका चल रहा है, तो इसकी जानकारी आप वैक्सीन लगवाने के पहले जरूर दें। और आप ये जरूर पूछें, जैसा कि पिछला सवाल मैंने डॉक्टर शाह से लिया था, जो सवाल डॉक्टर संजय सिंह जी ने पूछा था कि क्या हम वैक्सीन को मिक्स कर सकते हैं, कि पहला हमने कोवैक्सीन लिया, दूसरा कोविशील्ड ले लें या स्पुतनिक ले। उसका जवाब ये है कि आप जो आपको वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है, आप उसकी जानकारी नोट करके अपने पास रख लें और दूसरी बार जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो आप उसी वैक्सीन का दूसरा टीका लें। नेक्स्ट प्लीज। वैक्सीन लेने के पहले क्या करें? जब आप वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कतार में हैं और जब आप अंदर हो तो हमेशा मास्क लगाए रहें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक की जो हमारी बातचीत रही है वो या डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। बहुत लोग के मन में ये शंका रहती है कि हम बीमार हैं, हमको डायबिटीज है, हमको ब्लड प्रेशर है, हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो हम वैक्सीन ले क्यों ले? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कोल्ड टू कैंसर, यानी किसी को सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो तो उसमें आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ एक ही कंडीशंस में होता है कि अगर कोई हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलैक्सिस, या कहा जाए तो एनाफाइलैक्टिक शॉक टू द एनी कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, अगर ऐसा आपका हिस्ट्री है। अदरवाइज आप अगर स्वस्थ हैं, आपको बीमारी है, कोमॉर्बिड कंडीशंस है, आपको कैंसर है, आपको मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रखा है, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप अगर महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें भी आप गाइडलाइन के अनुसार प्रेगनेंसी में आपको वैक्सीन दिलाना है। लैक्टेटिंग मदर, जो माँ अपना दूध पिला रही है बच्चों को, उनको भी दिलाना है। तो कहना का मतलब कि दायरे में 18 साल के ऊपर ये दिमाग से हटा देना है कि ये कोई हमको बीमारी है, हम ब्लड प्रेशर है तो ये बीमारी है, हमको गठिया है। तो क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और मैं उनको यही कहता हूँ कि नहीं, तुमको कुछ भी बीमारी हो,
तुम अगर अभी तुम दवा खा रहे हो, स्वस्थ हो, तो तुम बिल्कुल ले सकते हो। ओके डॉक्टर साहब, शुक्रिया। तो आपकी बात को अगर मैं समराइज करूं तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर वैक्सीन लेना चाहिए, सिवाय एक स्थिति को छोड़ करके अगर आप उसके प्रति एलर्जिक है। वैक्सीन लेने के पहले क्या करें, जैसा कि आपको बताया गया, वैक्सीन लेने के बाद में क्या करें। आमतौर पर देखा जाता है कि जब आदमी कोई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने जाता है तो वैक्सीन लेने के बाद वो एक हड़बड़ी की स्थिति होती है कि आपने लिया और निकल ली। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जिस बाह में आपको वैक्सीन लगाई गई है उसमें कुछ दर्द, सूजन और लालिमा जैसी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल ऑब्वियस सिम्टम्स हैं वैक्सीन लेने के बाद का। ठंड लगना या आपको हल्का बुखार आ सकता है, आपको कमजोरी का एहसास हो सकता है, सिर दर्द आपको महसूस हो सकता है, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन लेने के बिल्कुल सामान्य साइड इफेक्ट है। डॉक्टर साहब, समय की थोड़ी कमी है, मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा साइड इफेक्ट्स को लेकर के। हमसे कुछ सवाल भी पूछा गया है कि जैसे कई लोग वैक्सीन ले लेते हैं उसके बाद भी मास्क लगाने की आवश्यकता क्या है, या वैक्सीन लेने के बाद बुखार क्यों आता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं बिल्कुल एक ब्रीफ आंसर आपसे उम्मीद करूंगा कि जो वैक्सीन की वजह से जो साइड इफेक्ट है, जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे बुखार आया तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि मैंने, मेरी फैमिली में 2 लोगों ने लिया, मुझे बुखार आया और इनको बुखार नहीं आया, तो क्या हम माने कि हम पे वैक्सीन काम कर रहा है, उन पे वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। तो ये वैक्सीन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स को लेकर के कुछ सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि वैक्सीन के ऑब्वियस साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में उसका वो साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहा है तो क्या उसे ये मन में शंका रखनी चाहिए वैक्सीन की इफिकेसी को लेकर के। डॉक्टर साहब देखिए, जो जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, वो सब माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिएंट है, टेम्पोररी है। लोकलाइज पेन है, फैटिक है, टायर्डनेस है, हेडेक है, फीवर भी लो ग्रेड फीवर है, लेकिन ये 48 आवर से ज्यादा परसिस्ट नहीं करता है। इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ लोग को साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। जैसे मैंने वैक्सीन दिलाया, मुझे कोई भी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं हुए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी पर, इंडिविजुअल इम्यून रिस्पॉन्स पर। आप किसी को तेज बुखार होता है, किसी को लो ग्रेड बुखार होता है। सो देयर इज ए इंडिविजुअल वेरिएशन इन द इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक जितनी भी जो सेफ्टी डाटा है उसके अनुसार वैक्सीन से कोई तरह का खतरा नहीं है। इस वाले सेशन में हम लोग ये जानेंगे, इस वाले पड़ाव में, कि कैसे अगर आपके पास कोई पोस्ट आती है जिस पे आपको डाउट होता है कि क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है डॉक्टर अरुण शाह से। सर, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि बहुत सारी भ्रामक खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई खबरें, जैसे कि अगर कोई बिना शादीशुदा महिला है और अगर वो वैक्सीन लगवाती है तो उसको बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या फिर अगर कोई पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लगवाती है तो उनको नहीं लगवाना चाहिए वैक्सीन। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? वैक्सीन तो हर परिस्थिति में दिलाना है, और ये बिल्कुल आधारहीन है, तथ्यहीन है कि जो अनमैरिड वीमेन है या मैरिड वीमेन है उनको वैक्सीन नहीं दिलाना है। कि और ये जो भ्रम फैलाया गया है कि औरत दिला लेंगी तो बांझ हो जाएंगी, मर्द दिला लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, और भारत सरकार जो है वो डाटा कलेक्ट कर रही है। पता नहीं हमारे देश में इतने शक्की लोग कैसे हैं, क्यों इतना शक करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी 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 फीलिंग्स नहीं है कि तो सब जगह एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। ऑफ कोर्स सारी दुनिया में तो एंटी वैक्सीन लॉबी काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा असर। और क्योंकि हम गांव में जाके देखते हैं, गांव में हम जाते हैं, हर रविवार को जाते हैं, और वैक्सीन को एग्रेसिव वैक्सीन अवेयरनेस के सिलसिले में जाते हैं कि आपको वैक्सीन दिलाना है, क्योंकि रूरल एरियाज में स्थिति अच्छी नहीं है। आज भी गांव के लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम में फैलाए हुए हैं। हम जाकर उनसे बात करते हैं, हम सैकड़ों लोग को एड्रेस करते हैं, हम कहते हैं कि वैक्सीन दिलाना कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है। जो तुम्हारे मन में है बात वो हटा दो। औरतों को मैं कहता हूँ, बहुत से लोग के समझ में ये बात आती है, और हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आती होगी, लेकिन निश्चित रूप से है कि जब तक हम प्रॉपर कम्युनिकेशन बाय ए पर्सन जो कि इसमें एक्सपर्ट जो है, गांव में जाकर के, गांव की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, एक्सेप्टेंस वहाँ पुअर है। ये बात सही है कि शहर में एक्सेप्टेंस काफी बढ़ा है देखते देखते, लेकिन एक खास वर्ग और एक खास रूरल एरिया
आज भी वैक्सीन के बारे में रिजर्वेशन रखता है, उन्हें दिलाना चाहता है, वो तरह तरह के बहाने बनाता है। इसलिए मैं इसका इसका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाह। तो जैसे कि डॉक्टर शाह ने बताया कि वैक्सीन से जुड़ी भ्रामक खबरों के जद में ना आए, उनको अगर आपके पास ऐसी कोई भी खबर आती है जिस पे आपको डाउट है, तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप खुद से फैक्ट चेक कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी खबर हो, चाहे वो कोई पोस्ट हो, लिखी हुई पोस्ट हो, सोशल मीडिया पे मिली हो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे मिली हो या कोई वीडियो हो, फ़ोटो हो। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा जो टूल है, it's Google Open Reverse Search. So it's reverse image search. So जब सबसे पहले हम लोग reverse image search जो है वो पिक्चर्स के लिए सर्च करते हैं। बहुत सारी अक्सर पिक्चर्स होती हैं जो कि जिसमें एडिटिंग की गई होती है या फिर किसी और दूसरे दावों के साथ वायरल हो जाती हैं कि अमेरिका की पिक्चर इंडिया के नाम से वायरल। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फोटो होती है और आपको ये जानना है कि इस फोटो की क्या सच्चाई है, तो आप उसको गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आप images.google.com पर जाएंगे और आप वो फोटो अपलोड करेंगे, तो जैसे ही आप एक न्यू पेज पे लैंड कर जाएंगे और वहाँ पर आपको उस सिमिलर फोटो से रिलेटेड इतनी सारी पोस्ट मिल जाएंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एडिटेड है या फिर इसकी सच्चाई क्या है। जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं। इनफैक्ट आप इसमें कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ मुनासिब कीवर्ड लग रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने रिवर्स इमेज सर्च की बात की, अब गूगल ओपन सर्च भी आप कर सकते हैं। गूगल ओपन सर्च सिंपली न्यूज़ सर्च है। अगर आप न्यूज़ सर्च करते हैं, अगर कोई भी कंटेंट है जो कि वायरल हो रहा है, आप उसको सिंपल जो है उसको गूगल पे टाइप कीजिए और मेन कीवर्ड्स प्लस डाल के लिख लीजिए और उसके बाद आप उसको सर्च कर लें। वहाँ से आपको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वहाँ से आपको इनफैक्ट जितना भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा टूल है, बहुत अच्छा टूल है यूट्यूब डेटा व्यूअर की। सो ये जो यूट्यूब डेटा व्यूअर है ये बेसिकली सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के सर्च के लिए काम आता है। आप यूट्यूब डेटा व्यूअर की वेबसाइट पर जाइए और जैसे ही आप वहाँ पर यूट्यूब का लिंक डालेंगे, जिस भी वीडियो से जुड़ी आपको जानकारी हासिल करनी है, आपको डाउट है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है ये गलत है या फिर मिसलीडिंग है, तो आपको उस वीडियो से जुड़ी बहुत सारी की फ्रेम्स भी मिल जाएंगे, थंबनेल भी मिल जाएगा और उस वीडियो से जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी, जिसको आप अगेन रिवर्स इमेज सर्च करके देख सकते हैं कि ये वीडियो और कहाँ किस दावे के साथ किस लैंग्वेज में गया हुआ है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम बात करते हैं इनविट टूल की। इनविट टूल एक बहुत अच्छा टूल है, खासतौर पे वीडियोस के लिए। कोई भी वीडियो हो, आप उसको इनविट टूल के की फ्रेम्स में डाल सकते हैं। जैसे ही आप की फ्रेम्स में डालेंगे इनविट टूल के किसी भी वीडियो को, और तो बहुत सारे उसके की फ्रेम्स निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि इसका नाम ही की फ्रेम्स है, तो जैसे ही उसके की फ्रेम्स निकल कर आ जाएंगे, आप उसको किसी भी सर्च इंजन के जरिए सर्च कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि फेक से लेकर फैक्ट तक इस वीडियो की क्या सच्चाई है। सो इनविट टूल की जैसे हम बात कर रहे थे, इनविट टूल में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग टूल और ट्विटर एडवांस सर्च, जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट डेटा व्यूअर, ये एक ऐसा टूल है, अगर कोई भी डिजिटल इमेज है, आपको उससे जुड़ी जानकारी हासिल करनी है, चाहे वो उसका इमेज का साउंड हो या फिर उसका अगर इनफैक्ट कैमरे का अगर जीपीएस ऑन हो तो आप उसकी लोकेशन तक पता कर सकते हैं। अगर कोई भी डिजिटल फोटो है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड करके उससे जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक दयाशंकर सिंह है, उन्होंने पूछा है कि दूसरे डोज में अधिकतम कितने दिनों का अंतर होना चाहिए। यानी अगर किसी ने पहला डोज ले लिया है, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ ये पूछ रहे हैं कि दूसरा डोज जो है उनको पहले डोज के कितने दिनों बाद लेना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, जो नेशनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर कोवैक्सीन आप लेते हैं तो 4 से 6 हफ्ता का सेकंड डोज, और अगर आप कोवाशील्ड लेते हैं तो पहले की अपेक्षा इसका ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। सेकंड डोज जो है 12 से 16 हफ्ता के बीच में देना है। लेकिन साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर कोवैक्सीन किसी कारण से आप नहीं दिला सके 4 और 6 हफ्ता के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने के बाद दिलाए तो ये आपका प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हम जब प्राइमिंग डोज करते हैं फर्स्ट डोज, तो हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए अगर 2 महीने के बाद भी और 3 महीने के बाद भी दिलाएंगे तो वो इम्यूनिटी उसकी बरकरार रहेगी। उसी तरह कोवाशील्ड के साथ है कि कोवाशील्ड के साथ यह है कि अभी जो रिसेंट लैंसेट पब्लिकेशंस हुआ है कि 8 महीने या 9 महीने के बाद भी सेकंड डोज दिया गया तो उतना ही इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर एस्टिमेशन हुआ। इसलिए जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है।
किसी कारण से अगर विलंब हो जाए तो पहला डोज उतना ही कारगर होगा जितना कि आप देरी से दिलाते हैं। मीडिया साक्षरता अभियान